गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध। दोस्तों, शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1991 तक पूरी दुनिया जो एक छद्म युद्ध से जूझती रही, इसे ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, दो बड़ी महाशक्तियों के बीच संघर्ष की एक कहानी है और इस संघर्ष की जो शुरुआत होती है यह होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। लेकिन इसे समझने के लिए हमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और इससे पूर्व की कुछ स्थितियों को समझना होगा। साथियों, आपको अच्छे से यह पता होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक दुनिया जिस महायुद्ध से जूझ रही थी वह था दूसरा विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध में दो विरोधी खेमे थे। एक तरफ तो थे धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। तीन देश जो धुरी राष्ट्रों में काउंट किए जाते थे, कौन कौन से थे? एक तो था जर्मनी, दूसरा इटली और तीसरा जापान। तथा दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्रों में जो देश शामिल थे उनमें एक ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा यूएसएसआर, या फिर जिसे हम कहते हैं सोवियत संघ। मतलब रूस और इसके आसपास के 15 जो गणराज्य हैं ये आपस में मिलकर क्या कहलाते थे? यूएसएसआर। तो एक तरफ तो थे जर्मनी, इटली, जापान जिन्हें धुरी राष्ट्रों के रूप में जाना जाता है, तथा दूसरी ओर थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और यूएसएसआर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन है और फ्रांस है उनकी स्थिति या आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी सुदृढ़ नहीं रह पाती है, क्योंकि जर्मनी के द्वारा, इटली के द्वारा, जापान के द्वारा किए गए आक्रमण, साथ ही युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में अमेरिका से लिए गए हथियार और इससे लिए गए कर्ज के तले दबे होने की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्था इतनी अधिक सक्षम नहीं थी। वहीं दूसरी ओर था अमेरिका, जिसने युद्ध के दौरान ब्रिटेन तथा फ्रांस को बड़ी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति करके बहुत अधिक लाभ अर्जित किया था। साथ ही साथ दूसरी महाशक्ति यहाँ पे बन रही थी यूएसएसआर। 1917 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, 1917 में रूस में एक क्रांति हुई जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानते हैं। लेनिन इस क्रांति का नेतृत्व करता था। लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, यह क्रांति अपने आप में सफल हुई और विश्व में पहली बार साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। जी हाँ दोस्तों, रूस में दुनिया में पहली बार साम्यवादी शासन व्यवस्था या फिर जिसे हम कहें कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसकी सत्ता स्थापित हुई। और कुछ ही समय में रूस के आसपास के जो छोटे छोटे देश थे ये भी इस व्यवस्था से प्रभावित हुए, साम्यवाद से प्रभावित हुए, और इन देशों ने साम्यवाद को अपना लिया और यहीं से प्रादुर्भाव होता है यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का, और ये देश आपस में मिलकर सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जिनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है, लेकिन एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर, ये दोनों महाशक्ति के रूप में उभरते हैं। एक तरफ जहां अमेरिका पूंजीवाद का अगुवा है, वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर जो है यह साम्यवाद का अगुवा है, साम्यवाद। तो दुनिया में ये दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद, और ये दोनों आपस में एक तरीके से विरोधी विचारधाराएं हैं। देखिए कैसे, एक जनरल सा उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं। उदाहरण हम जैसे सपोज दैट कि आप एक मकान बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आप एक मकान बनाने जा रहे हैं। मतलब आप क्या हैं, आपके पास अच्छे पैसे हैं और आप क्या बनाना चाहते हैं? मकान बनाना चाहते हैं। ठीक। तो दोस्तों, जो मकान आप बनाने जा रहे हैं
ये मकान बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी कारीगरों की और मज़दूरों की। तो आप बाज़ार जाते हो किसके लिए? मज़दूर लेने के लिए। क्या लेने जाते हो? मज़दूर लेने के लिए आप जा रहे हैं। और जो मज़दूर लेने आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या देखोगे कि मज़दूर जो है वो पैसा कम ले और काम क्या करे? काम करे वो ज़्यादा। तो आपके हित यहाँ पे क्या है कि मज़दूर कम पैसा ले और वो ज़्यादा काम करे तो आपके हितों की पूर्ति होगी। मतलब एक मालिक हमेशा ये चाहेगा कि उसके नीचे काम करने वाला जो व्यक्ति है वो कम पैसे ले और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता दे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुद एक मज़दूर होते हैं तो आप हमेशा ये चाहोगे कि मुझे कम से कम तो काम करना पड़े और मुझे जो मज़दूरी मिले वो भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही मेरी मज़दूरी करने की जो दशाएं हैं, मतलब काम की जो दशाएं हैं, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक मालिक और एक मज़दूर, इन दोनों के हित जो हैं क्या ये कभी एक जैसे हो सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, इन दोनों के हितों में हमेशा टकराव रहता है। अगर मजदूर के हितों की पूर्ति होती है तो मालिक को नुकसान होता है, और मालिक के हितों की पूर्ति है तो लाजमी सी बात है कि मजदूर को नुकसान होता है। इसी को कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? वर्ग संघर्ष। ठीक है, एक के हितों में पूर्ति, दूसरे के हितों में टकराव। और यहाँ पे वर्ग संघर्ष जो था, कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को एक होने का नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं जबकि पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। और इसी विचारधारा पर आधारित थी साम्यवादी क्रांति। तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति मजदूर वर्ग के हितों पर आधारित थी और इसे ही साम्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो रूस में जो साम्यवादी शासन व्यवस्था 1917 में स्थापित हुई थी, इस साम्यवादी शासन व्यवस्था के बाद रूस जो है वो अन्य देशों से अपने रिलेशन जो है उन्हें कम कर लेता है और अपनी इकोनॉमी, अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी सामाजिक और अपनी अन्य व्यवस्थाओं को इतना मजबूत कर लेता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समापन तक आते आते वो भी एक महाशक्ति के रूप में उभर जाता है। और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, दुनिया पर वर्चस्व को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच एक नया ही संघर्ष देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध। देखिए दोस्तों, शीत युद्ध की उत्पत्ति दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो ही महाशक्तियां, एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत रूस रह गई। महायुद्ध में उन्होंने सम्मिलित रूप से तानाशाही शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया था, किंतु महायुद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य कटुता, वैमनस्य, तनाव और मनमुटाव में अनवरत वृद्धि होती चली गई। दोनों ही महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ को बनाए रखने और अपने प्रभाव में विस्तार की आकांक्षी थी। इस आकांक्षा की पूर्ति के मार्ग में एक महाशक्ति दूसरी के लिए हमेशा क्या बन रही थी? बाधक बन रही थी, और दोनों ही शक्तियां इन बाधाओं को हटाना चाहती थी। अतः उन्होंने राजनीतिक प्रचार का मार्ग अपनाया, जिसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। मतलब एक छद्म युद्ध का सहारा यहाँ पे लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक दूसरे को राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आवश्यक होने पर सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने लग गए, जिससे संपूर्ण विश्व में एक प्रकार का भय, अविश्वास और तनाव का वातावरण बन गया और संपूर्ण विश्व पुनः युद्ध की सी स्थितियां बन गई। यह एक सशस्त्र शांति का युद्ध था, यह एक छद्म युद्ध का समय था और एक ऐसा युद्ध जिसकी तासीर तो ठंडी रही। मतलब एक प्रकट युद्ध नहीं था, ये एक अप्रकट युद्ध था। दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे पर सैन्य अटैक नहीं कर रही थी, आक्रमणकारी हमला नहीं कर रही थी, लेकिन वो इस प्रकार की कारगुजारियों में लगी थी कि किसी भी तरीके से विरोधी विचारधारा वाली जो महाशक्ति है उसे समाप्त कर दिया जाए। अब हम देखते हैं शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य कटुता और तनावपूर्ण
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग ने शीत युद्ध का वर्णन करते हुए इसे एक ऐसा युद्ध बताया जो युद्ध स्थल में नहीं लड़ा जाता, बल्कि मानव के मस्तिष्क में एक व्यक्ति के अन्य मस्तिष्कों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। मतलब एक ऐसा युद्ध जो युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जा रहा, वो कहाँ पे लड़ा जा रहा है? मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक विचारधारात्मक संघर्ष है, ये एक छद्म युद्ध है, ये एक प्रकट युद्ध नहीं है। इसी वजह से तो इसे शीत युद्ध नाम दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे एक और बात देखनी होगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस युद्ध को दो भीमाकार दैत्यों के बीच संघर्ष कहा था। क्या कहा था? दो भीमाकार दैत्य, दो भीमाकार दैत्य जो हैं उनके बीच का एक संघर्ष बताया जिसमें पूरी दुनिया पिसती चली जा रही थी। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यदि हम शीत युद्ध को परिभाषित करें तो कहना पड़ेगा कि शीत युद्ध दो राष्ट्रों के मध्य तनाव की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्वक राजनयिक संबंध बनाए रखते हुए भी परस्पर कैसा भाव रखते हैं? शत्रुता का भाव रखते हैं तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की शक्ति को दुर्बल करने एवं स्वयं को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें युद्ध की परिस्थितियां और तनाव बना रहता है। इसमें रण क्षेत्र में वास्तविक युद्ध तो नहीं होता, किंतु दोनों पक्षों के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी संबंधों में कटुता युक्त तनाव की स्थिति बनी रहती है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसका रण क्षेत्र न होकर कागज के गोले, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो और प्रचार माध्यमों से लड़े जाने वाला वाक युद्ध है। इसमें संचार के द्वारा विरोधी गुट के विचारों, संस्थाओं, कार्यों की आलोचना करके उसका मनोबल क्षीण करने का प्रयास किया जाता है। तार्किक रूप से स्वयं की श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का दावा किया जाता है और दूसरे को यहाँ पे कमतर बताने का प्रयास किया जाता है। इस दृष्टि से यह एक प्रचारात्मक युद्ध है। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शीत युद्ध एक प्रचारात्मक, एक विचारधारात्मक युद्ध था। कैसे? तो आप यहाँ पे स्पष्ट बता सकते हैं कि यह युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाता, ये मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। इसमें हथियार जो हैं वो गोला, बारूद, असला ये सब न होकर पत्र पत्रिकाएं, वाक पत्रिका, मीडिया, टीवी चैनल आदि के माध्यम से ये एक दुष्प्रचार के माध्यम से लड़े जाने वाला युद्ध है। अतः इसे प्रचारात्मक युद्ध की संज्ञा दी गई है।